Good morning, student. Today we will read about the classification of soils. Yesterday I have told you about the classification factors which are responsible the development of soil in classification. यानी मृदा में वर्गीकरण करने की दायित्व रेस्पॉन्सिबल जिम्मेदार कौन कौन से फैक्टर्स है उसके बारे में कल मैंने थोड़ा बहुत आपको बताया था। आज फिर आपको इसे डिस्क्रिप्टिवली बता देता हूँ कि रिलीफ पहला पॉइंट है। रिलीफ का अर्थ है हिंदी में ऊंचावच, यानी कहाँ से जमीन थोड़ी बहुत उठी हुई है उसके कुछ जैसे आकृतियाँ बनती है ना, दौरे बनते हैं, जिस थोड़ा बहुत है तो नाला बन गया, नीचे आ गई तो फिर थोड़ी ऊंची है तो इस प्रकार से थोड़ा ऊंचा चला गया तो पहाड़ हो गया, पठार हो गया। तो इस प्रकार से ये जो रिलीफ स्ट्रक्चर है वो फीचर्स है, ये भी जो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स के लिए रेस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा दूसरा पॉइंट है आपका लैंड फॉर्म्स, भू आकृतियाँ, भूमि की बनावट है वो भी लैंड क्लासिफिकेशन के लिए जिम्मेदार है। क्लाइमेट, जलवायु इसके लिए जिम्मेदार है। और वनस्पति, यानी विच टाइप ऑफ वनस्पति हैव ए पर्टिकुलर रीजन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स। तो इस प्रकार से 4 या 5 ये फैक्टर्स है, इनको आपको याद रखना है कि इसके आधार पर सॉइल का क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो सॉइल क्लासिफिकेशन में सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट एंड वेरी स्प्रेड, वाइडली स्प्रेड सॉइल्स दैट इज कॉल्ड एल्यूवियल सॉइल्स, जिसका हिंदी में नाम है जलोढ़ मृदा, जल ओढ़, यानी पानी के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी, वो जलोढ़ मृदा कहलाती है। ये जो हमारा तंत्र बना हुआ है उत्तर का मैदान, इसमें जलोढ़ मृदा फैली हुई है, ये नदियों द्वारा बहाई गई है। नदियाँ कौन कौन सी है उत्तर के मैदान में, ये आपको पहले की कक्षाओं में बताया हुआ है और भी बता दिया जाएगा कि ये जो उत्तर से जो हिमालय हमारी माउंटेन है, हिमालय माउंटेन्स, वहाँ से 12 मासी नदियाँ निकलती है। उन नदियों से बहाकर लाई गई मिट्टी जो मैदानों में बिछा देती है, और वो प्रमुख नदियाँ हैं गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र नदी और सिंधु नदी। ये नदियों के तंत्र से ये उत्तर के मैदान में बहाकर लाई गई बिछा, ये नदियाँ इसको आगे गुजरात और राजस्थान तक ले जाती है, यानी गुजरात और राजस्थान तक ये जलोढ़ मृदा फैली हुई है। यानी जलोढ़ मृदा वो स्प्रेड है, वाइडली स्प्रेड है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा फैली हुई है। एल्यूवियल सॉइल इज आल्सो फाउंड इन ईस्टर्न कोस्टल प्लेन आल्सो, जो पूर्वी घाट है, भारत की पूरी सीमा में समुद्र तटीय इलाका है जहाँ पर कावेरी, कृष्णा और गोदावरी रिवर्स ये जो बहती है, इनके मैदानों में भी जलोढ़ मृदा पाई जाती है। इसके बाद नदी की जो स्लोप आते हैं, ब्रेक्स होते हैं, वहाँ पर ये मिट्टी के खंड जमा हो जाते हैं। जो पहाड़ी इलाका है जहाँ से नदियाँ उतरती है, जहाँ से थोड़ा सा कम होती है, तो बड़े बड़े कंकरों के रूप में ये मिट्टी पाई जाती है। जैसे जैसे नीचे आती है, जल के साथ लुढ़कने से इसके कण क्या है, बारीक हो जाते हैं। जैसे प्लेन इलाके के अंदर दोहराई, चोस और तराई यानी जो हिमालय के नीचे के इलाके होते हैं जहाँ पर काफ़ी पेड़ पौधे पाए जाते हैं, वहाँ पर ये मिट्टी पाई जाती है। अपार्ट फ्रॉम साइज ऑफ ग्रेन्स एंड कंपोनेंट, सॉइल्स आर आल्सो डिस्क्राइब्ड ऑन बेसिस ऑफ एज, यानी इसके कणों के आधार पर, कणों की आकृति के आधार पर और इसकी एज के आधार पर ये 2 प्रकार की होती है जलोढ़ मृदा। एल्यूवियल सॉइल आर 2 टाइप्स, फर्स्ट बांगर और सेकंड खादर। बांगर पुरानी जलोढ़ मृदा को, ओल्ड एल्यूवियल सॉइल आर कॉल्ड बांगर। तो जो पुरानी जो मिट्टी है, मृदा है, उसको हम एल्यूवियल सॉइल है उसको बांगर कहेंगे और न्यू एल्यूवियल सॉइल को खादर कहेंगे। बांगर सॉइल हैज हायर कंसंट्रेशन ऑफ कंकर नोडुल्स देन द खादर। कंकर नोडुल्स उसके अंदर यानी कंकर बड़े बड़े होते हैं,
खादर से। खादर के कंकर कण है वो बारीक होते हैं। तो आपको यही ध्यान में रखना है कि जलोढ़ मृदा दो प्रकार की होती है, बांगर और खादर। तो बांगर मृदा के में जो कण होते हैं वो खादर की बजाय बड़े होते हैं। इसके कहने का अर्थ है जब पहाड़ों से नदियाँ उतरती है तो वो बड़े कणों में होती है, वो लुढ़कते लुढ़कते वो छोटे हो जाते हैं। तो इसका मतलब हिमालय के तराई के इलाके में तराई के इलाके में बागर मृदा पाई जाती है, ना बागर मृदा उसमें पाई जाती है। इसके बाद खादर इट हैज़ मोर फाइन पार्टिकल्स एंड मोर फर्टाइल देन द बागर। ये बांगर से ज़्यादा फर्टाइल होती है और उसके जो कण होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, वो महीन होते हैं। यानी आपके ये एग्जाम में आएगा कि व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन बांगर एंड खादर। तो उसमें आपको ये बांगर इज ए ओल्ड सॉइल्स एंड इज द न्यू सॉइल्स और इट कंटेन्स नोडुल्स। कंकर की बड़े बड़े कंकर उसमें होते हैं, इसमें कंकर नहीं होते हैं। इसके अलावा एलिवल सॉइल एज ए होल आर वेरी फर्टाइल। यानी पूरी जो जलोढ़ मृदा है बहुत ही उपजाऊ है। कहने का अर्थ है कि जलोढ़ मृदा जहाँ फैली हुई है वहाँ पर अधिकतर जनसंख्या का निवास है। हमारे जो उत्तरी मैदान है जिसमें यूपी, पंजाब, हरियाणा और पंजाब का पहले हमारे पाकिस्तान में भाग था, यहाँ पर पूरी सिंधु नदी, गंगा, यमुना के मैदान में ज़्यादा से ज़्यादा यानी कई सभ्यताएं पहले से बसी है हिस्ट्री लेवल से। और वहाँ पर कृषि के लिए उपयुक्त जमीन और ज़्यादा से ज़्यादा कृषि फसलों का उत्पादन होता है। इसमें मुख्य रूप से क्या क्या प्रोपोर्शन होता है? पोटास, फास्फोरस, एसिड एंड लाइम। तो एलुवियल सॉइल में एक्वायर्ड proportion of potash, phosphorus and lime, चूना, ये तीनों पाए जाते हैं और वेरी फर्टाइल यानी ये बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है। ये किस किस फसल के लिए सबसे उपयुक्त है? ठीक है ना। विच आर आइडल फॉर ग्रोथ ऑफ किस किस की? शुगरकन, गन्ना, उसके अलावा कौन है? पेडी, चावल वगैरह, तिलहन, दलहन, वीट, गेहूं एंड सीरियल्स, दलहन और दालें, पल्सेस, क्रॉप्स। तो आपको इसमें ये भी पूछा जा सकता है कि जलोढ़ मृदा कौन कौन सी फसलों के लिए उपयुक्त है? फॉर विच क्रॉप्स इन द आइडल ग्रोथ ऑफ विच क्रॉप्स इज सुटेबल द एल्यूवियल सॉइल, यानी कौन कौन सी एल्यूवियल सॉइल उसके लिए सुटेबल है। इसके अलावा ड्यू टू इज हाई फर्टाइल रीजन ऑफ एल्यूवियल सॉइल आर इंटेंसिव कल्टिवेटेड एंड डेंसली पॉपुलेटेड। ये बता दिया है कि इसकी हाईली फर्टाइल क्षमता के कारण ये ज़्यादा से ज़्यादा कल्टिवेटेड होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इस क्षेत्र को बोया जाता है और नेट सोमन एरिया इसी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा होता है और वे डेंस पॉपुलेटेड होता है, यानी यहाँ जनसंख्या का घनत्व भी ज़्यादा होता है। सॉइल इन द ड्रेयर एरिया आर मोर एल्कलाइन कैन बी प्रोडक्टिव आफ्टर प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड इरिगेशन। यदि सूखे वाला इलाका है वहाँ पर ये मिट्टी काफ़ी कमज़ोर होती है, लेकिन वहाँ पर सिंचाई के साधनों का प्रयोग करके और इसके उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। कहने का अर्थ है कि जो ये जलोढ़ मृदा है
वो सबसे ज़्यादा फर्टाइल मृदा है। इसके दो प्रकार होते हैं, बांगर और खादर, और उनकी अलग अलग विशेषता है, और ये इन फसल के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। दूसरी है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल जैसे नाम से ही पता है, काली मिट्टी। ब्लैक सॉइल का नाम है काली मिट्टी। दीज सॉइल आर ब्लैक इन कलर एंड आर आल्सो नोन एज रेगर सॉइल। इसको रेगर मृदा भी कहा जाता है। ये याद रखना है कि रेगर मृदा किसको कहा जाता है, विच सॉइल इज कॉल्ड है रेगर मृदा है। ब्लैक सॉइल का दूसरा नाम क्या है, तो रेगर मृदा कहते हैं, और इसका कलर काला होता है। ब्लैक सॉइल इज आइडल फॉर ग्रोविंग कॉटन। ये ब्लैक सॉइल है वो आइडल फॉर ग्रोविंग कॉटन, कपास की फसल के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है, क्योंकि इसके जो कण होते हैं वो बहुत महीन होते हैं और नमी को ज़्यादा सोख के रखते हैं। ब्लैक सॉइल इज आइडल फॉर ग्रोविंग कॉटन इज आल्सो नोन एज ब्लैक कॉटन सॉइल। इसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं, आल्सो नोन एज ब्लैक कॉटन सॉइल। ये आपको नोट्स में लिखना है कि ब्लैक कॉटन सॉइल किसको बोलते हैं, रेगर मृदा किसको बोलते हैं। ये काली मिट्टी में ही आ जाता है। इट इज बिलीव दैट क्लाइमेटिक कंडीशन आर अलोंग विद द पेरेंट रॉक मटेरियल आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल। यानी ब्लैक सॉइल के फॉर्मेशन का सबसे इंपॉर्टेंट जो मैटर है वो है पेरेंट रॉक्स, यानी जनक शैलें, जिसको हिंदी में बोलते हैं जनक शैल और इंग्लिश में बोलते हैं पेरेंट्स रॉक्स। जनक शैलें, पेरेंट्स रॉक्स, इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल। यानी ब्लैक सॉइल को फॉर्मेशन में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, पेरेंट रॉक्स है, ठीक है ना। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज टाइपिकली ऑफ दक्कन ट्रेप्स रीजन स्प्रेड और नॉर्थ वेस्ट। यानी अब आपको ये बताना है कि ब्लैक सॉइल जो ये जनक शैलें कहाँ कहाँ पाई जाती है। इसमें दक्कन का पठार, जो दक्षिण में जो पठार है, दक्षिण का पठार आपको पता ही है, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, ये पूरा एरिया इसके अंदर आ जाता है। जो लावा, ज्वालामुखी से निकला हुआ लावा इसके लिए जिम्मेदार है पठारी इलाके में। दे कवर द प्लेटो महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एंड एक्सटेंड साउथ ईस्ट डायरेक्शन। यानी दक्षिणी और पूर्वी डायरेक्शन में आगे तक चला जाता है, गोदावरी एंड कृष्णा वैली तक, गोदावरी और कृष्णा घाटी तक इसका विस्तार है। ये भी आता है एरिया कवर्ड बाई ब्लैक सॉइल। ये आपको लिखना है ब्लैक सॉइल से कवर्ड एरिया कौन सा है, दक्कन का प्लेटो, जिसके अंदर महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, एंड इट इज आल्सो एक्सटेंड अप टू साउथ ईस्ट गोदावरी एंड कृष्णा वैली तक ये फैला हुआ है। ब्लैक सॉइल आर मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली फाइन क्लेमली मटेरियल, इन मृतिका और चिकनी मिट्टी से बनी है। इसकी विशेषता है ये कैरेक्टरिस्टिक्स ब्लैक सॉइल में ये आ जाती है आपकी क्ले मटेरियल, क्ले मटेरियल, कलर इन ब्लैक, ऑब्जर्व दे आर वेल नोन फॉर देयर कैपेसिटी ऑफ होल्ड मॉइस्चर। और तीसरी विशेषता होल्ड मॉइस्चर, यानी नमी को ज़्यादा देर तक अपने संजो के रखती है। इन एडिशन दे आर रिच इन सॉइल न्यूट्रिशन न्यूट्रिएंट्स। और चौथी विशेषता क्या है, रिच इन सॉइल न्यूट्रिएंट, यानी जो
जमीन में जो पदार्थ पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसी में पाए जाते हैं मजबूत फर्टाइल, जिसमें मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और लाइम चूना इसमें भी होता है। मैग्नीशियम, पोटास, कैल्शियम ये सारे। सॉइल आर जनरली पुअर इन फॉस्फोरिक कंटेंट्स, इसमें फॉस्फोरस कम होता है। दे डेवलप डीप क्रैक्स ड्यूरिंग हॉट वेदर। इसकी पांचवी विशेषता क्या? पांचवी विशेषता है डेवलपिंग क्रैक्स, इसमें दरारें पड़ जाती है। पांचवी विशेषता है डेवलपिंग क्रैक व्हेन इन हॉट वेदर, यानी जब गर्मी या सूखा होता है उसमें, जैसे आपकी काली मिट्टी आप देखते हो ना, कीचड़ सा होता है, वो जब सूख जाता है तो अब बस 2 सेकंड का, तो इसमें क्रैक हो जाते हैं। दिस सोइल आर स्टिकी व्हेन वेट एंड डिफिकल्ट टू वर्क ऑन अनलेस स्टिल इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट शॉवर ड्यूरिंग द प्री मानसून पीरियड। बारिश के समय ये बहुत ही फिसलती है, इसमें आप घुस नहीं सकते हो। तो हमने आज लेक सॉइल, एलुवियल सॉइल के बारे में पढ़ा और इसके जो रेस्पॉन्सिबल फैक्टर है उसके बारे में पढ़ा। थैंक यू।